पहला क्वेश्चन जो है वो प्रिया जी का है। प्रिया जरा आप अपना स्पीकर नीचे से ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बताइए प्रिया, क्या सवाल है आपका? सर कोई सवाल नहीं है, मुझे आपकी वॉइस आ रही थी इसलिए हैंड रेस किया था। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आज एक नए टॉपिक पर बच्चों। क्या है नया टॉपिक? किस पर हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे हैं? तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है मेमोरीज। तो हम मेमोरी इस टॉपिक को लेंगे। ये भी एक थियोरेटिकल टॉपिक्स है। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के थ्रू गो थ्रू करना चाहूंगा। हम लोग अभी फंडामेंटल यानी बेसिक पार्ट्स पढ़ रहे हैं, और इस बेसिक वाले पार्ट्स में आपको अभी तक जो पढ़ा दिया गया है उसमें आप लोगों ने पढ़ लिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, साथ ही साथ प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये सब कुछ बेसिक चीजें आप लोगों ने सीख ली है, बता भी दिया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जिसमें कि हमने एंटीवायरसेस, कैनडिस्क और इस तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन किया था। इसी के साथ साथ एक क्लास और थी जिसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था प्रिंटर्स के बारे में। देखिए वो सेकंड पार्ट का है जो कि यहाँ पर है। आप में से किसी बच्चे ने उस समय पूछा था क्या प्रिंटर शेयरिंग भी हमारे उसमें है? तो बिल्कुल है। आप लोग प्रिंटर कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, प्लस शेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें भी आपके सिलेबस में है। जिस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कंप्यूटर मेमोरीज एंड स्टोरेजेस। तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन मिलता है इससे, और एक अच्छी चीज ये है कि अगर ये बड़ा नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा, और बहुत मतलब कहने का मतलब है ये काफी इजी फॉर्मेट हो जाता है नंबर स्कोर करने के लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मेमोरीज क्या होती है। मैं आप लोगों को मेमोरीज का पहले थियोरेटिकल पोर्शन भी बताऊंगा कि मेमोरीज होती क्या है, आपको लिखना क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन भी बताऊंगा कि एक्चुअली मेमोरीज में कैसा काम होता है। तो पहले तो आप वो पार्ट सीख लीजिए जिसमें कि आप लोगों को लिखना है। ये आपकी मेमोरी की पीडीएफ है, ये आपके ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइडेड है। आप जाके चेक करिएगा, ये मिल जाएगी। इसमें ऊपर हिंदी और नीचे इंग्लिश में ये भरा हुआ है, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। कोई डिस्कशन, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। अब देखते हैं मेमोरीज क्या है। जब कभी मेमोरीज के बारे में आ जाए तो आपको पहले इस डायग्राम से शुरुआत करनी है। जिस किसी को अपनी स्क्रीन छोटी दिख रही है तो वो लोग दोनों उंगलियों से जूम बढ़ा लीजिए, स्क्रीन को आप बड़ा करके भी देख सकते हैं। अब मेमोरी वर्ड जब आ जाए तो मेमोरी का मतलब ही होता है स्टोर करने वाला। अब मेमोरी कई प्रकार की होती है। इसमें हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो किया है मेमोरी का, वो दो पार्ट में किया है। एक कहलाता है कंप्यूटर की रोम, और दूसरा कहलाता है कंप्यूटर की रैम। रोम वर्ड का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का मतलब है रेंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको पहले भी बताया गया था। अब आज हम लोग रैम और रोम को और ज्यादा फर्दर क्लासिफाई करेंगे, जिसमें स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, पी रोम, ईपी रोम्स और ईईपी रोम्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होती है मेमोरीज और कैसे इसको हम क्लासिफाई करते हैं, किस तरीके से ये काम करती है। तो मेमोरी वर्ड का मतलब ये तो आपको समझ आ गया कि मेमोरी से कभी भी कोई चीज कैलकुलेट नहीं होती। मेमोरी सिर्फ स्टोर करने का काम है। कैलकुलेशन का काम तो आपके प्रोसेसर का है, जो कि इनपुट डिवाइस से डेटा आया, प्रोसेस ने उसे प्रोसेस किया, लेकिन वो स्टोर कहाँ करे, उसके लिए हमारे पास मेमोरीज है। अब मेमोरीज में भी हमारे पास मेन मेमोरीज, जिसे हम प्राइमरी मेमोरीज भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरीज, इंटरनल मेमोरीज, ये सब एक ही चीज है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर ही रहती है। इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और जो सेकेंडरी मेमोरी है जिसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मेन मेमोरीज को आप इस तरह समझ लीजिए, जैसे आप अपने फोन की बात करें तो फोन जो है उसमें भी दो मेमोरीज होती है। एक फोन की मेमोरी और एक आप अलग से डाल लेते हैं मेमोरी कार्ड। तो जो फोन मेमोरी है उसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर वो 16 GB या 64 GB की है तो वो उतनी ही रहेगी। लेकिन आप मेमोरी कार्ड तो जब चाहे तब ट्रांसफर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। इसीलिए उसको सेकेंडरी मेमोरी कहा गया है। तो हम आज बेसिकली मेन मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं। अब अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो एक सिंपल सा वर्ड आता है बिट। अब इस बिट का मतलब क्या है, क्योंकि मेमोरी में आप ये तो जानते ही हैं अच्छी तरीके से कि आप किसी भी मेमोरी के बारे में बात करें तो उस मेमोरी में एक साइज आता है कि मेमोरी कितनी है।
16 एमबी की, मान लीजिए 64 एमबी की, 2 जीबी की, इस तरह। तो ये एमबी, जीबी, ये सब क्या है? ये एक प्रकार का साइज है जो कि ये दर्शाता है कि इसमें कितनी कैपेसिटी रखी जा सकती है। अब थोड़ा सा इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स समझ लीजिए। अगर हम बिट की बात करें तो बिट का मतलब 0 और 1 से होता है। एक्चुअली ये 0 और 1 है क्या? पहले इस कंसेप्ट को समझिए। लोग अक्सर 0101 आपसे कहते हैं कि देखिए ये बाइनरी भाषा है 10 की। हाँ, बात तो सही है, ये बाइनरी भाषा है, लेकिन ये क्या 1010 मैथ वाले 10 है? नहीं, ऐसा नहीं। ये 1010 का मतलब ऑन और ऑफ है, और ऑन और ऑफ का मतलब क्या? करंट और वोल्टेजेस की बात हो रही है यहाँ। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक साइन वेव से दिखाता हूं और थोड़ा स्क्वायर वेव से, आपको समझ आ जाएगा ये 10 का मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे चलकर अभी आपको फ्लिप फ्लॉप सर्किट बताया जाएगा, उसमें आपको ये काम आने वाला है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा एसी करंट, ऑल्टरनेट करंट, और अगर आप लोगों ने शायद उसके बारे में, जिसे आप हिंदी में धारा कहते हैं, इसका एक साइन चार्ट भी बनाया होगा। इसी तरीके से एक डीसी करंट के बारे में भी पढ़ा होगा, डायरेक्ट करंट, जो कि ऐसा है। एसी और डीसी में अंतर क्या होता है? सिंपल सा अंतर है, एसी करंट जो है इसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी पे ये कुछ सेकंड्स के लिए पॉजिटिव और कुछ सेकंड्स के कुछ ही पल के लिए नेगेटिव में होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया में जो एसी करंट चलता है वो 220 वोल्ट पे है। वो बात अलग है कि आप कहीं बहुत दूर में रहते हैं और आपके घर वोल्टेज कम आता है। मान लो किसी ने कटिया लगा रखी है, कटिया शायद से बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हो, यूपी वाले सब जानते होंगे। तो अगर कटिया लगा रखी है तो उसको पता होगा कि उसके घर में वोल्टेज कम आ रहा है। अब कम आ रहा है, लेकिन ये चीज कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ये कम ज्यादा नहीं हो सकती। ये ना ही आपके 49 होगी और ना ही ये 51 होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पर सेकेंड्स में कितनी बार ये पॉजिटिव और कितनी बार ये नेगेटिव होता है। तो हमारे यहाँ भारत में 50 हर्ट्ज की साइकिल होती है। यानी हमारा जो एसी करंट है, अब इसको थोड़ा समझें, तो एसी करंट जो है अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो ये आपका 220 वोल्ट है पूरा। तो अगर आपका ये 220 वोल्ट आ रहा है तो एक सेकंड में 50 बार वो पॉजिटिव हो चुका होगा और 50 बार नेगेटिव हो गया होगा। यानी कि ये जो हिस्सा है ये आप लोगों का सेकंड का 50वां हिस्सा है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। अब आप सोचिए कि हम लोगों को झटका क्यों लगता है? कभी भी आप करंट को टच करते हैं तो आपको शॉक इसलिए लगता है क्योंकि आपकी बॉडी इतनी जल्दी जल्दी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हो रहे हैं, आपके जो ब्लड मॉलिक्यूल्स हैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं सफर कर पाते। अब जैसे ही उसको 50, मान लीजिए कि एक सेकंड का 50वें हिस्से में पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो इतनी तेजी से वाइब्रेशन होता है कि हमें एक बहुत तेज शॉक लगता है। डीसी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। डीसी में तो सिर्फ पोलैरिटी चेंज ही नहीं होती, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही बना रहेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव ही बना रहेगा। तो ये तो बात हो गई करंट्स की। लेकिन जो आप लोगों का डिजिटल सिग्नल है, तो डिजिटल सिग्नल्स कैसे काम करता है? डिजिटल सिग्नल्स में इस तरह का चार्ट बनता है। अगर मैं आपसे कहूं 10, तो आप लोग ऐसे बनाएंगे, ये है आपका 1 एंड 0, ये 1 है, ये 2 0 है, ये 1 है। अब अगर आपके घर पे मान लीजिए, या कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर कोई कीबोर्ड पर आपने कुछ टाइप किया या फिर आपने माउस को मूव किया, तो वो सब में कोई ना कोई सर्किट्स जुड़े हुए हैं और सब में करंट पास होता है। लेकिन ये इतना छोटा और इतना माइन्यूट होता है कि आप लोगों को हाथ से टच करने पे भी नहीं पता चलता, बॉडी के रेजिस्टेंस से भी बहुत कम है। लेकिन जब हम 1 बोलते हैं तो मान लीजिए कि ये 5 वोल्ट है, तो 1 का मतलब है कि पूरा 5 वोल्ट मिलना, 0 का मतलब है कुछ भी ना मिलना। तो इस पार्ट को हम ऑन कहते हैं और इस पार्ट को हम लोग ऑफ कहते हैं। तो जब कभी हम 1010 लिखते हैं तो हम लिखते 10 हैं, लेकिन सर्किट में ऐसा नहीं होता। सर्किट में उस पल में, उस सेकंड्स के उस हिस्से में आपका जो करंट है वो पूरा पूरा 5 वोल्ट होता है। उसके बाद दूसरे हिस्से में कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, और फिर उसके बाद 5 वोल्ट हो जाता है। तो ये 1010 शो करने का काम करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को, लेकिन होता वो 5 वोल्ट ही है। हाँ, लेकिन इसमें एसी की तरह वेरिएशन नहीं होता कि आप 2.5 वोल्ट ले लें, 3 वोल्ट ले लें, या तो ये पूरा पूरा 5 वोल्ट होगा और या तो पूरा पूरा 0 वोल्ट होगा। इसीलिए इसमें डिजिटल या फिर बाइनरी में 10 के सिवाय कोई और दूसरा नंबर नहीं हो सकता।
तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये 10 जो है वो पूरा गेम है करंट को शो करने का। अब इसी 1010 को हम लोग कहते हैं बिट्स। 8 बिट्स मिला दिए जाएं तो बन जाता है एक बाइट। यानी कि अगर आप देखें तो ये सिग्नल 3 3 6 7 8 ये एक बाइट है। अगर 1024 बाइट मिला दें तो 1 किलो बाइट, और यही किलो केबी एमबी जीबी टीबी इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम बात करें किसी मेमोरी की, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम रैम्स दिखाई थी, मेमोरीज दिखाई थी, तो आप कोई भी मेमोरी ले लें, भले वो मेमोरी कार्ड हो, कोई भी किसी भी तरह की मेमोरीज हो, आप लोग पाएंगे कि वो सभी की सभी मेमोरीज में कैपेसिटी लिखी रहती है। जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको कंप्यूटर रैम्स। तो कंप्यूटर रैम्स में आप लोग पाएंगे कि इनके ऊपर कैपेसिटी लिखी रहती है कि ये इतने जीबी की है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग गौर करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत ही साफ साफ दिखाई देगा कि हर मेमोरीज के ऊपर लिखा रहता है। जैसे कि ये रही, आप इस रैम को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये DDR2 रैम है 1 GB की। तो यहाँ जीबी का मतलब समझ रहे हैं, ये जो आपके आईसीस लगे हैं, इन आईसी में 1 GB तक का डेटा स्टोर होने की क्षमता है, और ये बहुत ही फास्ट स्पीड पे काम करती है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कितने कम समय पे रैम खाली भी होती है, दोबारा भी लोड होती है। अब ये कैसे होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग बाद में बात करते हैं। तो फिलहाल तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि हमारी मेमोरीज को 1010 के रूप में क्यों रखा गया है। अब रैम में मैंने आपको ये भी बता दिया प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरीज में हमारे पास रैम और रोम आती है, और सेकेंडरी मेमोरीज में हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है, जिसमें कि आपके पास मेमोरी कार्ड भी है, आपके पास पेन ड्राइव भी है, हार्ड डिस्क भी है, ये सब मेमोरीज ही हैं। रैम, रैम के मतलब रेंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम लोग अस्थाई या टेम्परेरी मेमोरीज भी कहते हैं। लेकिन रैम में एक सबसे बड़ी अच्छी चीज ये होती है कि जैसे ही लाइट जाती है ये सारा डेटा मिटा देती है। इसको अच्छा कहिए या बुरा कहिए, क्योंकि जब अगली बार कंप्यूटर ऑन होता है तो फिर से लोड होती है पूरी रैम, फिर से फ्रेश ला, और आपकी रैम बीच बीच में रिफ्रेश भी होती रहती है। रिफ्रेश का मतलब पुराना डेटा चलते हुए रैम में मिटता है और नया उसके ऊपर राइट भी होता रहता है, जैसे जैसे प्रोसेसर की जरूरत है उस हिसाब से। तो रैम को भी हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस रैम, स्टैटिक रैम। अब इसका क्या मतलब हुआ? डायनेमिक रैम, डायनेमिक का मतलब ही होता है बदलने वाला, और स्टैटिक का मतलब ही होता है स्थिर। तो स्टैटिक रैम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका पूरा एक सेंटेंस समझ लीजिए। स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने का कारण ये रैम या ये डेटा मेमोरी में अधिक समय तक रखा रहता है, और डायनामिक रैम के अपेक्षाकृत ये तेज और महंगी होती है। स्टैटिक रैम का मतलब समझते हैं क्या हुआ? स्टैटिक रैम का मतलब है एक ऐसी मेमोरी जिसमें आपका डेटा रहेगा, लेकिन काफी देर बाद रिफ्रेश होकर दूसरा डेटा उस पर रखा जा सकता है, या यूं कहिए कि बहुत जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होती। अब चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये क्या है, ये मैं अभी आप लोगों को इस सर्किट में पूरा बताऊंगा। रिफ्रेश क्या करती है रैम, कैसे डेटा स्टोर होता है, ये सारे आपके फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स। खैर, तो अभी समझने के लिए, जो रैम काफी देर तक डेटा रखती है, कम रेट में रिफ्रेश होती है, इस तरह की रैम्स को स्टैटिक रैम कहते हैं। डायनामिक रैम्स, डायनामिक रैम्स वो रैम्स होती हैं जो सबसे अधिक या जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है, और इसी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण ही हम लोगों ने इसको डायनेमिक वर्ड दिया है। रिफ्रेश का अर्थ है जहां पर चिप यानी कि आपकी जो आईसी लगी है वो सेकंड्स के कुछ ही पलों में हजारों बार रिफ्रेश हो जाती है, यानी कि उसका डेटा जाता है, फिर 10 सेव होता है, फिर जाता है, फिर नया वाला आता है। तो ये होती है डायनेमिक। सिंक्रोनस रैम क्या है? सिंक्रोनस रैम डायनेमिक रैम की अपेक्षा ज्यादा तेज होती है। अब तेज वर्ड का मतलब यहां पर क्या है? तेज वर्ड को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं एफएसबी, फ्रंट साइड बस। इसका मतलब समझिए, जैसे ये आपकी रैम है, अब रैम में कोई डेटा आ रहा है, ये छोटे छोटे सर्किट्स लगे हैं रैम में, यही तो 1010 सेव कर रहे हैं, जिसे आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कह रहे हैं। तो जो भी डेटा रैम में आ रहा है, रैम में स्टोर हो रहा है, और उसके बाद रैम से जा रहा है, इसकी भी तो स्पीड निर्भर करती है आपके कंप्यूटर पे। तो ये डेटा के आने जाने का जो पाथ है, इसी को हम लोग कहते हैं बस, डेटा बस।
अभी भी नहीं समझ आया तो और देखिए और सिंपल मेथड से बस के बारे में बात करते हैं। डेटा बस क्या होता है, ये आपको हर जगह काम आएगा, मदरबोर्ड में भी काम आएगा, रैम में तो है ही, और साथ ही साथ आप लोगों के जितने भी प्रोसेसर्स हैं उसके अंदर भी एफएसबीज है। थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एक स्टूडेंट है, मान लीजिए अंजलि है, तो ये अंजलि के घर के ऊपर रखी हुई टंकी है, टैंक, वाटर टैंक, और ये अंजलि के घर के किचन में लगा हुआ टोटी है। टोटी यानी कि नल। ओके, थोड़ा सा अलग बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, अंजलि के फादर ने टैंक तो बहुत बड़ा लगा दिया, मान लो 200 लीटर का, तो डेटा तो बहुत सारा है हमारे पास। जो हमारी ये टैप है ये बहुत छोटी है, छोटी का मतलब बहुत नैरो है। तो आप खुद ही सोचिए कि इतनी नैरो टैप यानी इतने पतली टैप से डेटा तो खूब सारा है। टैप भी बहुत अच्छा है, बहुत ही स्टाइलिश है, उस पे बढ़िया सा मतलब कि उसका आगे का होल जो है वो भी काफी बड़ा है, डेटा भेज भी सकता है। लेकिन ये जो रास्ता है ले जाने वाला, ये बहुत नैरो है। तो आपका प्रोसेसर भी फास्ट है, आपका आउटपुट यूनिट भी बहुत फास्ट है, लेकिन ये जो बस है ये स्लो है, डेटा बस। तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। आपको बता दें, आप में से मैक्सिमम लोग कभी कंप्यूटर लेते समय ये चेक ही नहीं करते कि प्रोसेसर में कितना डेटा बस का है या प्रोसेसर की बस रेट क्या है। वो तो हमेशा हमेशा जो मोटा मोटा आदमी है वो यही देखता है कि कितने साइज का मॉनिटर है, कितना बढ़िया क्या लगा हुआ है, 500 जीबी क्या है हार्ड डिस्क या कितने की। लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा कंडीशन, अंजलि की जो नुकसान हुआ उसको देखते हुए, अब मान लीजिए अभय के घर में फिर से जुगाड़ हुआ और अभय के फादर ने थोड़ा दिमाग लगा दिया। उन्होंने देखा अंजलि के यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके यहाँ नेट फिर भी है, उनके यहाँ पानी फिर भी स्लो आता है। उन्होंने टैंक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन डेटा बस काफी चौड़ा रखा। इससे क्या है, इससे फायदा है कि डेटा का प्रवाह तेज रहता है और बड़े आराम से डेटा यहाँ पे पहुंचता है। बस यही होती है बस स्पीड। तो डेटा आने जाने वाला जो बस है वो फास्ट होना चाहिए। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो जो सिंक्रोनस रैम है, तो सिंक्रोनस रैम डी रैम की अपेक्षा ज्यादा तेज होती है। इसकी तेज गति का कारण है सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होना, और इसीलिए ये डेटा या फिर इसकी अपेक्षा डेटा को तेज गति से ट्रांसफर करती है। वही मैंने जैसे आपको बताया। तो मेरे ख्याल से आपको रैम के बारे में, तीनों रैम्स में पता चल गया कि डायनामिक, सिंक्रोनस और स्टैटिक ये क्या है। अब चलिए रोम के बारे में बात करते हैं। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरीज इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इस पे जो लिख गया वो परमानेंट है। रैम में आप देख रहे हैं कि डेटा रिफ्रेश हो रहा है, दूसरा डेटा स्टोर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता। रोम में जो एक बार लिख गया वो चिप स्थायी होती है, जो लिख गया सो लिख गया। एक एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए कि आप लोगों के काफी सारे घरों में डोरबेल लगी हुई होती है। अब उस आप डोरबेल को एक बार प्रेस करते हैं तो आप पाते होंगे कि डोरबेल जैसे ही प्रेस होती है एक बढ़िया सा सॉन्ग प्रोड्यूस करती है, बहुत सारे घरों में लगी रहती है। तो ये जो सॉन्ग प्रोड्यूस करती है, हर बार एक ही जैसा सॉन्ग प्रोड्यूस होता है। क्यों ऐसा होता है, उसका कारण ये है क्योंकि उसमें एक रोम चिप लगी है जिसमें 12 टोन्स है। तो जितनी बार आप वो प्रेस करेंगे वही रोम चिप्स बार बार ट्रिगर होती रहती है, वही गाना बार बार बजता रहता है। ये रोम का एक एग्जाम्पल है। तो रोम में आपको, इसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि इसमें लाइट जाने पर कोई काम नहीं होता। लाइट जाने का मतलब है नॉन वोलाटाइल है, और लाइट गई कोई दिक्कत नहीं है, उसका डेटा वैसे ही रहेगा। इसको भी क्लासिफाई किया जाए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आप लोग इसकी जो फुल फॉर्म्स हैं इसको अच्छे ढंग से बच्चों पढ़ लीजिएगा, ये कभी कभार पूछे गए हैं। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसके अलग अलग वेराइटीज हैं। पी रोम का मतलब समझ लीजिए, इसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं कि वो इसीलिए क्योंकि इस पे जो डेटा है एक बार स्टोर हो जाता है उसे फिर मिटाया नहीं जाता, उस पर प्रोग्राम करके डाल दिया जाता है। तो वो पी रोम बन गई। एक बार आपने प्रोग्राम बनाया और उसके बाद उसको अंदर स्टोर कर दिया, दैट इज ओके। उसके बाद आता है ईपी रोम। ईपी रोम में क्या होता है कि इसको इरेज किया जा सकता है। वो जो रोम चिप है, आपको मैं दिखा देता हूं, आपको काफी कुछ क्लियर भी हो जाएगा। आपने रैम तो देख ही लिया है,
और रैम के बाद मैं आपको अब रोम चिप भी दिखा देता हूं। दूसरी चीज, ये देखिए, ये है आपके पास, आपके बोर्ड में लगी रहती है रोम बायोस, और भी कई जगह पे है। तो ये है आपकी इस तरह की गोल गोल चिप्स बनी होती है, कहीं कहीं पे लंबी भी है, अलग अलग साइजेस की है। ये सारी रोम चिप्स है। अब इस पर जो डेटा लिखा रहता है, आप कभी भी कंप्यूटर ऑफ कर दें दोबारा ऑन करें तो ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। हाँ, जो बायोस होती है या कोई इस तरह की रोम चिप्स होती हैं, इनको हम लोग इरेज कर सकते हैं, और इनको नॉर्मल इरेज नहीं किया जा सकता, अल्ट्रा वायलेंट रेड की मदद से इसका डेटा मिटाया जाता है, और उसके बाद फिर दूसरा प्रोग्राम इसमें लिख सकते हैं। लेकिन एक बार दूसरा लिख दिया तो फिर भी वही वैसे ही बना रहेगा। तो ये होती है आपकी ईपी रोम। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल या इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। ये भी एक नई तरीका है ईपीपी रोम, उसके थ्रू इरेज करके ये डेटा दोबारा लिखा जाता है। कुल मिला के बात वही कि आपका डेटा इरेज होता है और उसके बाद फिर उसको नया राइट किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूं। बायोस राइटर एक डिवाइस आता है, अगर आपका बोर्ड, या यूं कहिए कि अगर आपके कंप्यूटर में बहुत दिन तक अगर कंप्यूटर बंद है, तो होता क्या है, उसके अंदर का बायोस की जो चिप है वो माल फंक्शनिंग करने लगती है, सिस्टम ऑन करिए डेड रहता है। तो उस केस में क्या करते हैं लोग, अंदर का सीमॉस सेल होता है आपके बोर्ड के अंदर लगा रहता है, वो सेल को आप हटा के या फिर दोबारा लगा देते हैं, तो कभी कभार ठीक हो जाता है। उसके बावजूद नहीं होता, तो फिर आपको ये बायोस की चिप रीराइट करानी पड़ती है। ये एक छोटा सा किट आता है। इस किट को आप लोग अपनी बायोस चिप निकालिए, जो मैंने अभी आपको मदरबोर्ड में दिखाई थी, उसको लगाइए, और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आता है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से इसके अंदर दोबारा राइट करिए। तो ये करता क्या है, पुरानी बायोस को इलेक्ट्रिकली इरेज करेगा, और उसके बाद दोबारा बायोस का प्रोग्राम राइट कर देता है। बहुत सारे चाइनीज मदरबोर्ड में ऐसा ही होता है। लोग इतने लोगों को पता ही नहीं कि लोग क्या क्या करते हैं। जैसे बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, बहुत पहले यूपी में मुलायम सिंह नाम से एक लैपटॉप बटे थे, मुलायम सिंह सरकार ने बांटे थे। तो जब वो ऑन करते थे, तो ऑन करने के बाद मुलायम सिंह की रेड कलर की एक फोटो आती थी। तो लोगों ने, शुरुआत में तो फ्री में मिले, लेकिन फिर लोगों ने उसको बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जिसको बेचे वो पता कर लेता था, अरे ये तो मुलायम सिंह वाला है। तो उन्होंने भी दिमाग लगा दिया। उन्होंने दिमाग क्या लगाया कि ये रोम चिप निकाल ली बायोस, और उसको दोबारा रीराइट कर दिया, और उस पर जिसका भी लोगो लगाना है, एचपी एचपी लगा के दोबारा से सेव कर दिया। अब अगली बार ऑन करते थे तो मुलायम सिंह सरकार के साथ वो भी गए, और उसके बाद एचपी का बढ़िया सा लोगो आ गया। तो आपको मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा कि इरेजेबल करने का मतलब क्या होता है। तो ये तो रोम के बारे में था, बस इतना ही सफिशिएंट है। आपको जब लिखने को आएगा, तो ये आपके लिए पूरा एक पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप इसे आराम से लिख सकते हैं, और ये 3-4 नंबर के लिए सफिशिएंट है। कोशिश करिएगा कि जब भी बनाए मेमोरीज को, तो पहले ये डायग्राम जरूर बना लें, और उसके बाद क्लासिफाई करके फिर आप लोग इसको पूरा लिख डालें, जैसा कि आपको बताया गया। क्लियर? अब रैम पहचानेंगे कैसे, वो भी देख लीजिए। अगर कभी आपको मौका मिले अपने घर पे या कंप्यूटर में, तो बहुत ही आसान है रैम वगैरह पहचानना। उसके लिए बस आपको करना क्या होगा, आप अपने कंप्यूटर का सीपीयू ओपन करिए, मैं दिखाता हूं आपको। और आपको सीपीयू में एक अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ दिखेगा। अगर आप सीपीयू ओपन करेंगे, तो शुरुआत में पहले सीपीयू साइड से ऐसा दिखेगा, और उस पे अगर आप देखें, तो यहाँ पर ये सारी की सारी रैम्स आपको दिखाई देंगी। हो सकता है आपके उसमें 2 ही रैम्स का स्लॉट हो। इस स्लॉट्स को कहते हैं डिम्स, और इस पे जो लगाई जाती है, ये है आपकी डायनामिक रैम्स। रैम्स आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपका प्रोसेसर या आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। कैसे, वो भी बता देते हैं। और जब आपने ये रैम इंस्टॉल, ये देखिए ये मदरबोर्ड है, यहाँ पे लगी होती हैं आपकी रैम्स। इसको लगाना बहुत आसान है। मार्केट में जाइए, पहले आप अपनी एक रैम निकाल लीजिए। रैम कैसे निकालेंगे, ये दोनों लीवर ऐसे खोल दीजिए, और खोलने के बाद रैम खींच के बाहर निकाल लीजिए। और जब आप बाहर निकालेंगे, तो रैम आपको इनमें से कोई इस तरीके से दिखाई देगी। इसके कट को देखकर, हम ये जो बीच में कट है, इस कट को हम लोग कहते हैं नॉच। इस नॉच को देखकर हम पहचान जाएंगे कि ये DDR1 है, DDR2 है और DDR3 है। ये DDR क्या है, इसका अपग्रेड वर्जन है। इससे आपकी स्पीड और अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पुराना मदरबोर्ड है तो आप उसमें जबरदस्ती DDR3 ही लगा देंगे। देखना पड़ेगा उसमें वो सपोर्ट करता है कि नहीं। आपका 2 GB की रैम है, आप मार्केट से 4 GB की और ले आए, दूसरे स्लॉट में आपने आकर वैसे ही लगा दी, 2 और 4 6 GB की रैम हो गई। लेकिन थोड़ा सा एक बार और ध्यान रखना पड़ता है कि बोर्ड उस लायक है भी कि नहीं। तो मेरे ख्याल से रैम के बारे में अब आपको अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक आप देखने जा रहे हैं, ये आप लोगों के सिलेबस का नहीं है। सिलेबस का नहीं है कहने का मतलब है, आपको इससे कोई भी चीज़ लिखनी नहीं है। आप लोगों को ये सिर्फ समझाने के लिए है कि रैम में ऐसा क्या होता है कि उसमें थोड़ी समय के लिए डेटा सेव होता है और फिर लाइट जाते ही सब डेटा खत्म। फिर मैं आप लोगों से एक सवाल भी पूछ रहा हूँ, जिसकी आप घर पे जाके ढूंढिएगा, कोशिश करिएगा, गूगल करिएगा कि सीडी के अंदर ऐसा क्या होता है। सीडी या डीवीडी, इनके अंदर ऐसा क्या होता है जिसमें कि आपका सारा का सारा डेटा सेव रहता है। देखने में तो वो छोटी सी गोल गोल डिस्क ही है, और नॉर्मली अगर आप उसे तोड़ेंगे तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी नहीं होता, प्लास्टिक जैसी ही लगती है, और इनफैक्ट प्लास्टिक ही है। तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि आप लोगों की पूरी पूरी मूवी, MP3 सॉन्ग, सारी फाइलें, सब कुछ सेव हो जाती है और कोई सर्किट भी नहीं होता। तो ये आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद फिर मैं आपको जब स्टोरेज क्लासेस पढ़ाएंगे तो फिर मैं भी रिवील करूंगा। फिलहाल रैम के बारे में समझिए कि रैम में ऐसा क्या होता है। रैम को अगर हम बड़ा करके देखें तो रैम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप सर्किट होते हैं। अब जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है तो थोड़ा बहुत ये पढ़ा होगा, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी तो उनको फ्लिप फ्लॉप 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 हो गया उनके लिए। फिर भी थोड़ा सा एक रॉ मैंड की तरीके से समझ लीजिए। शायद आप लोगों ने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा हो। पीएन जंक्शन डायोड छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, 10th 11th तक में पीएन जंक्शन डायोड। कुल मिलाकर हर रैम के अंदर एक छोटा सा फ्लिप फ्लॉप सर्किट लगा होता है इस तरीके से। और ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज को होल्ड कर सकता है, चार्जेस को कुछ पल के लिए स्टोर कर सकता है। तो यही फ्लिप फ्लॉप का काम होता है। अब जो चार्ज को होल्ड करेगा, जो चार्ज को स्टोर करेगा, उस डिवाइस को कहेंगे कि ये 1 को रख रहा है, और जो चार्जेस को कुछ नहीं स्टोर कर रहा तो हम कहेंगे कि ये 0 है। अब अगर आपके पास हार्ड डिस्क से कोई फाइल आई और अभी प्रोसेसर बिजी है, तो वो रैम में जाके स्टोर हो रही है। तो रैम कैसे स्टोर करेगी? आपको पता है हार्ड डिस्क में सारी फाइलें इस तरीके के फॉर्मेट्स में पड़ी हुई हैं, 1010, लंबी सी श्रृंखला है। कितनी बड़ी फाइल है, 10 KB, 50 MB, जो भी। ये हर 1010 डेटा बस, ये जो रेड कलर की आप लाइन देख रहे हैं, डेटा बस है, और तुरंत 1010 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आना शुरू करता है। देखता है यहाँ 1 स्टोर करना है, तो तुरंत उसने यहाँ पर जाकर 1 स्टोर कर लिया। उसने देखा अगला एलिमेंट 0 है, तो इस फ्लिप फ्लॉप में कुछ नहीं स्टोर किया, इसको पास कर दिया। फिर उसने आगे जाके देखा यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 स्टोर कर दिया, बाकी में कुछ नहीं स्टोर किया, तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो गए। तो आपकी रैम में अरबों खरबों इस तरह के छोटे छोटे माइक्रो फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स होते हैं। और ये सोचिए कितनी कम समय में स्टोर करते हो, कितनी फास्ट स्पीड होती होगी कि कंप्यूटर से आपने जैसे ही डबल क्लिक किया, 1 सेकंड के कम हिस्से में पूरी की पूरी फाइल आके आपके मेमोरीज या रैम में जाके सेव हो। और जैसे ही लाइट चली गई, क्या हुआ? क्योंकि इसके अंदर कोई बैकअप टाइप का तो होता नहीं है, ये सारे फ्लिप फ्लॉप कुछ ही पल के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं, और सारा सिग्नल्स जो थे वो सब खत्म। इसीलिए रैम में लाइट जाते ही सब खत्म। और इसीलिए हम कहते हैं कि रैम है हमारी वोलाटाइल, वोल्टेज पर आधारित, जो है जब तक लाइट है तब तक जीवित है, लाइट गई सब खत्म। तो ये है पूरा का पूरा प्रिंसिपल आप लोगों के रैम के अंदर के स्टोरेज का। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया होगा रैम कैसे काम करती है, किस प्रिंसिपल पर आधारित है। तो आज का यहाँ से हमारा सेशन खत्म होता है। मैं क्लास को एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, और उसके बाद फिर हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए दोबारा आइए क्लास में, फिर से एक छोटे से 30 सेकंड के इंटरवल के बाद।